हेलो एवरीवन। ये लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं एंडोशियम के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे गायनोशियम के बारे में। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल मींस गायनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल एंड ये है गायनोशियम। गायनोशियम जो गायनोशियम है इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल। एंड जो गायनोशियम है इसका जो सिंगल मेंबर होता है, सिंगल मेंबर ऑफ गायनोशियम इज कार्पल और पिस्टिल। भाई तो पूरा वॉल है, सिंगल मेंबर को क्या बोलते हैं, कार्पल, कार्पल और पिस्टिल। सिंगल मेंबर इज कार्पल और पिस्टिल। एंड ये जो कार्पल या पिस्टिल है इट इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। दिस कार्पल और पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। जैसे हमने बात की थी स्टेमन के बारे में कि जो स्टेमन होता है, जो एंजियोस्पर्म है उनका जो स्टेमन है, स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब एक तरह से जो स्टेमन है वो किसका काम कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल का काम करता है। ऐसे ही जो कार्पल या पिस्टिल है इट इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। मतलब बात ये है कि भाई सिंपल सी बात, यहाँ पे जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेगास्पोर है वो कहाँ बनते हैं, मेगास्पोरोफिल में। फिल का मतलब क्या होता है, लीफ। एंड मेगास्पोरो मतलब ऐसी लीफ जिसमें क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो गायनोशियम है या जो कार्पल या पिस्टिल है इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल एंड कार्पल और पिस्टिल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। ये क्या करते हैं, मेगास्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो काम करती हैं मेगास्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म के अंदर वही जो काम है कौन करेगा, कार्पल या पिस्टिल। अब हम देख लेते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या पिस्टिल, देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर से पहले एक्चुअल में एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। जैसे कार्पल या जो पिस्टिल है, कार्पल या पिस्टिल का जो नंबर है ये वेरी करता है। कई बार हो सकता है कि आपको प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर सिंगल कार्पल मिले। कई बार हो सकता है कि जो कार्पल का नंबर है वो एक से ज़्यादा मिले, मतलब ये 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो कार्पल या पिस्टिल का जो नंबर है ये वेरी करता है, इसका जो नंबर है ये वेरी करता है। इसका जो नंबर है हो सकता है कि ये 1 हो और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। अगर 1 है तो ये जो कंडीशन है इसी को हम बोल देते हैं क्या, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। अगर कार्पल का नंबर 1 हो तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। एंड अगर कार्पल का जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा हो तो इसको हम बोल देते हैं क्या, मल्टी कार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी। इफ कार्पल इज मोर देन 1 देन इट इज मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन, मल्टी कार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी। जनरल जो खेत टर्म है वो क्या है, मल्टी कार्पिलरी। कि अगर एक से ज़्यादा कार्पल मिले तो क्या बोलेंगे इसको, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। ठीक है ना। सिंगल कार्पल मोनोकार्पिलरी, एक से ज़्यादा अगर कार्पल है तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। अब अगर हम इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें, जैसे कि पी प्लांट का। जो पी प्लांट है इट इज़ मेंबर ऑफ फैबेसी फैमिली। आप देखेंगे जो फैबेसी फैमिली है, फैबेसी फैमिली के अंदर जो कार्पल का नंबर वो कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं मोर देन 1 यानी कि मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कार्पल का नंबर 1 से ज़्यादा है तो अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं कि जो कार्पल है या तो ये फ्री होंगे या फिर ये अटैच्ड होंगे। अगर कार्पल फ्री हो तो इनको हम बोलते हैं क्या, एपोकार्पस कंडीशन। एंड अगर कार्पल कहते हो फ्यूज्ड हो
इसको हम बोलते हैं क्या, सिनकार्पस कंडीशन। तो अगर कंडीशन यहाँ पे मल्टी कार्पलरी है, मतलब एक से ज़्यादा कार्पल हैं, तो ये जो कार्पल है ये फ्री भी हो सकते हैं एंड फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाती है अब दो कंडीशन, यहाँ पे बनती है कितनी, दो कंडीशन। या तो जो कार्पल है वो कैसे होंगे, फ्री होंगे। अगर कार्पल फ्री हो तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। एंड अगर कार्पल कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। एपोकार्पस, सिनकार्पस। जो कार्पस टर्म है वो तो किसके लिए है, कार्पल के लिए। एपो का मतलब होता है एक तरह से विदाउट, विदाउट फ्यूजन के लिए हम यूज कर लेते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन में हम टर्म यूज करते हैं एपोगेमी, सिनगेमी। अच्छा, जो सिन टर्म आता है, सिनगेमी, सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन। जैसे यहाँ पे जो सिन है, ये सिन, ये तो सिनकार्पस है। एक टर्म आता है रिप्रोडक्शन में क्या, सिनगेमी। तो सिनगेमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन हो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनगेमी। एंड जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन न हो, यानी कि एक तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, एपोगेमी। तो कुछ ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिन, तो सिन का मतलब क्या है, फ्यूजन। किसका फ्यूजन, कार्पल्स का फ्यूजन। तो क्या बोल दिया इसको, सिनकार्पस। एंड अगर कार्पल फ्यूज न हो तो क्या बोला है इसको, एपोकार्पस। तो सिन जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फ्यूजन को। एंड अगर फ्यूजन न हो, विदाउट फ्यूजन वाली जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो, है ना। ये टर्म ध्यान रखने हैं आपको, सिन एंड एपो। एपोकार्पस मीन्स कार्पल्स आर फ्री एंड सिनकार्पस मीन्स कार्पल्स आर फ्यूज। हम ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें रोज, लोटस, मिचेलिया, रोज, लोटस, मिचेलिया, ये हो जाएंगे एपोकार्पस के एग्जाम्पल। एंड जो सिनकार्पस है, पेपेवर, हिबिस्कस, पेपेवर, हिबिस्कस, ये हो जाएंगे किसके एग्जाम्पल, सिनकार्पस के। देखिए एग्जाम्पल तो कई सारे हो सकते हैं, जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल मतलब एनसीईआरटी के अंदर जो दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। तो एपोकार्पस में रोज, लोटस, मिचेलिया, मतलब इनके ये जो कार्पल होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते हैं। सिनकार्पस मतलब जहाँ पे जो कार्पल है वो कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो पेपेवर है या हिबिस्कस है, ठीक है ना, अलग अलग है। पेपेवर, हिबिस्कस, इनके अंदर जो कार्पल है वो कैसे मिलते हैं, हमें फ्यूज मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसमें कार्पल के नंबर के बारे में। भाई जो कार्पल का नंबर है ये 1 भी हो सकता है और इट कुड बी मोर देन 1। 1 मीन्स मोनोकार्पलरी कंडीशन एंड इफ नंबर इज मोर देन 1 देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है इसके आते हैं दो टाइप। भाई कई सारे कार्पल हैं, या तो फ्री होंगे या फिर क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। अगर फ्री है एपोकार्पस, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। एपोकार्पस के एग्जाम्पल कौन से याद रखना है, रोज, लोटस, मिचेलिया। एंड जो सिनकार्पस है उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, क्या, पेपेवर एंड हिबिस्कस। अब हम देख लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। देखिए कार्पल का जो स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। इसमें जो सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये, इसको तो हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। दिस पार्ट इज स्टिग्मा। तो कार्पल या पिस्टिल का सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, दिस स्टिग्मा एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। मतलब जब पोलन ग्रेन आता है तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आके लैंड होगा, स्टिग्मा पे।
भी पोलन ग्रेन चाहे एयर के थ्रू आए, चाहे कोई इंसेक्ट उसको लेके आए, तो पोलन ग्रेन की जो लैंडिंग है वो एक्चुअल में कहाँ पे होती है? स्टिग्मा पे होती है, क्योंकि सबसे ऊपर यही मिलता है। सो स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। इसके बाद में जो स्टिग्मा है, इसके नीचे आप देख रहे हैं ये कि जो इलोंगेटेड नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। दिस नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज स्टाइल। एंड जो स्टाइल है, देखिए स्टाइल जो है ना, एक्चुअल में इसके भी टाइप होते हैं। एक तो होती है सॉलिड स्टाइल एंड एक होती है होलो स्टाइल। सॉलिड एंड होलो, सॉलिड स्टाइल एंड होलो स्टाइल। जो सॉलिड स्टाइल है ये एक्चुअल में बनी होती है किसकी? ट्रांसमिशन टिश्यू की। 2015 के अंदर एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये खैर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन 2015 में पूछा गया था, तो इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो स्टाइल है, जो सॉलिड स्टाइल है, जो सॉलिड स्टाइल होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू मतलब ये कि यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे सेल्स मिलेंगे आपको। वो जो सेल्स है, वो जो टिश्यू है, उनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू। ठीक है ना, इसी के बारे में पूछा गया था, तो बस इतना याद रखना है आपको। जो होलो स्टाइल है उसमें पूरा ये फिल नहीं रहता है सेल से, ठीक है ना, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कम मिलती है, मतलब यहाँ पे स्पेस रहता है, तो इसको क्या बोल देते हैं? होलो स्टाइल। अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि सॉलिड स्टाइल, तो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आता है कि भाई अगर ये जो स्टाइल है ये सॉलिड है, ठीक है, तो फिर जब यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, ये मान लिया कि पोलन ग्रेन आ गया, तो फिर पोलन ट्यूब आगे कैसे बढ़ेगी अगर ये सॉलिड स्टाइल है? देखिए होता क्या है, जो सॉलिड स्टाइल बनी हुई है, स्टाइल मतलब किसकी बनी हुई है तो वहाँ पे सेल ही ना, जो ट्रांसमिशन टिश्यू है सेल ही है। तो होता क्या है, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब जब आगे की तरफ ग्रो करती है, पोलन ट्यूब कुछ एंजाइम को सिक्रेट करती है। वो जो एंजाइम है, वो एंजाइम जो ट्रांसमिशन टिश्यू है उनको एक तरह से डिग्रेड करता हुआ आगे बढ़ता है, उनको डाइजेस्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो पोलन ट्यूब है वो आगे ग्रो हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, चाहे स्टाइल कैसी भी हो, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, जो पोलन ट्यूब है वो तो आगे ग्रो कर जाएगी। तो ये हो गया स्टिग्मा, देन स्टाइल। एंड ये जो ओवरी है, इसका ये जो बेसल सोलन पार्ट होता है, दिस पार्ट इज, मतलब जो कार्पल है इसका जो बेसल पार्ट होता है, दिस बेसल सोलन पार्ट इज ओवरी। तो ये जो हमने बनाई है ये क्या है? ये है ओवरी। ये क्या होती है? ओवरी। एंड जो ओवरी है, ओवरी का एक तरह से कैविटी मिलती है, ओवेरियन कैविटी, इसी को बोलते हैं क्या? लोक्यूल। तो एक लोक्यूल टर्म भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ओवेरियन कैविटी है इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या? लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी, इसी के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? लोक्यूल। इसके अलावा अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओवरी होती है इसमें मिलते हैं क्या? ओव्यूल्स। इसमें मिलते हैं ओव्यूल्स। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमने क्या बनाया है? ओव्यूल। ये ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। अच्छा, ये जो ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल एक्चुअल में जो ओवरी होती है, ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल से यहाँ पे एक थिक, एक आप बोलते हैं कुशन लाइक टिश्यू होता है, उस कुशन लाइक टिश्यू की मदद से जो ओव्यूल है ये ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं। जैसे तो ये तो ओवरी की वॉल है, इस ओवरी की वॉल से ये ओव्यूल अटैच किसकी मदद से हुआ? इस थिक कुशन लाइक टिश्यू की मदद से। एंड ये जो थिक कुशन लाइक टिश्यू होता है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जो कुशन लाइक टिश्यू है वो क्या होता है? प्लेसेंटा। सिंपल सी बात ये कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल प्लेसेंटा की मदद से जो ओवरी की वॉल है उससे अटैच रहता है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो नंबर है ये वेरी करता है।
कई सारे स्पीशीज़ के अंदर जो ओव्यूल है वो एक भी हो सकता है, कई सारे केस में जो ओव्यूल का नंबर है ये एक से ज़्यादा भी होता है। तो ओव्यूल का जो नंबर है, दिस नंबर वेरीज, जो नंबर है यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, एंड ओव्यूल कई सारे भी हो सकते हैं। अब यहाँ भी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं वो हम देख लेते हैं। 1 ओव्यूल मैंगो, राइस, एनसीईआरटी में पैडी लिखा है, एक ही बात है, पैडी, राइस, वीट। मैंगो, राइस, वीट, ये तो हो गया क्या 1 ओव्यूल के एग्जाम्पल। एंड जो मैनी है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। सिंपल सी बात यह है, जिस फ्रूट के अंदर आपको कई सारे सीड देखने को मिलते हैं, जैसे हम पपाया के अंदर क्या होता है, कई सारे सीड होते हैं। अब सीड बने किससे होंगे, ओव्यूल से। जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर भी हमें कई सारे सीड मिलते हैं, तो सीड बनते हैं किससे हैं, ओव्यूल से। तो जिस भी फ्रूट के अंदर कई सारे सीड प्रेजेंट हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है उसके अंदर कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे, क्योंकि जो ओव्यूल है वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होते हैं किसमें, सीड में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 का जो एग्जाम्पल है कि सिंगल ओव्यूल किसमें मिलता है, मैंगो, राइस, वीट के अंदर। एंड जो मल्टीपल ओव्यूल है दे आर प्रेजेंट इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्पल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो कार्पल का स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी के अंदर भी आता है, ध्यान रखना है आपको। सबसे ऊपर तो क्या मिलता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन आता है, चाहे एयर से आए, चाहे कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट इसको लेके आए, तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आके गिरता है, कहाँ पे आके लैंड होता है, स्टिग्मा पे। उसके बाद जो नीचे ये नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल। जो स्टाइल है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सॉलिड स्टाइल एंड होलो स्टाइल। जो सॉलिड स्टाइल है इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो बेसल पार्ट है, बेसल सोलन पार्ट ऑफ कार्पल इज ओवरी। ओवरी की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोक्यूल बोल देते हैं। इसके अलावा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो नंबर है, अच्छा ओव्यूल किसकी मदद से अटैच होता है ओवरी की वॉल से, प्लेसेंटा से। ओव्यूल का जो नंबर होता है ये वेरी करता है, ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है, ओव्यूल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो ओव्यूल के एक्चुअल में अरेंजमेंट होता है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। जो मॉर्फोलॉजी में आप डिस्कस करते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में कि भाई मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन, है ना, पैरेडल प्रेजेंटेशन। तो जो अलग अलग टाइप के जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो किसका अरेंजमेंट है, ओव्यूल का अरेंजमेंट है। तो ये हो गया हमारा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल के बारे में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए जो ओव्यूल है एक्चुअल में, ओव्यूल को ही हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल इज बेसिकली इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। भाई ओव्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या एक तरह से इसमें ये मेगास्पोरेंजियम है। एंड ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसमें क्या प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल को ही क्या बोल सकते हैं आप, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए ओव्यूल में सबसे सेंटर में अगर हम देखें, सबसे सेंटर में तो होता है क्या, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, या इसी को हम बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे सेंटर में तो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एंड ओव्यूल का जो मेजर पोर्शन है, जो मेन पार्ट एक तरह से ओव्यूल का, वो होता है न्यूसेलस।
ओव्यूल का जो आप बोल सकते हैं एक तरह से जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर पार्ट है, वो क्या होता है? न्यूसेलस। तो हमने बनाया क्या? न्यूसेलस। एंड जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस इसको कवर मतलब इसके बाहर जो है दो कवरिंग मिलती है जिनको हम बोलते हैं क्या? इंटेग्यूमेंट्स। तो जैसे मान लेते हैं ये तो है इनर कवरिंग, इनर इंटेग्यूमेंट, एंड ये है आउटर कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये है आउटर कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये तो इसमें जो वन बाय वन सारी चीज़ें चाहिए हमको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे सेंटर पे तो क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। तो एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर है ये तो खैर हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये इसके बाहर क्या बनाया हमने? न्यूसेलस। तो ये रहा न्यूसेलस। जो न्यूसेलस है ये होता है एक तरह से ओव्यूल का मेन पार्ट। मेन जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, जो मेन पार्ट है ओव्यूल का, वो क्या होता है? न्यूसेलस। इट इज मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। एंड जो न्यूसेलस है ये बना होता है पेरेन्काइमा की सेल्स का। क्या मिलती है इसके अंदर? पेरेन्काइमेटस सेल्स। एंड इनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। तो एक तरह से जो रिजर्व फूड है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? न्यूसेलस के अंदर। इसमें प्रेजेंट होता है क्या? रिजर्व फूड। पेरेन्काइमा की सेल्स का बना होता है एंड इसमें होता है क्या? रिजर्व फूड। पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमा की सेल्स का बना होता है। अब देखिए होता क्या है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। जो सीड है, सीड के अंदर आपको जनरली जो न्यूसेलस है ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो न्यूसेलस है ये तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। न्यूसेलस जनरली आपको सीड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड हैं जहाँ पे आपको जो न्यूसेलस है उसके कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं। एंड इस तरह का जो न्यूसेलस है जो कि सीड के अंदर भी मिले, इनको हम क्या बोल देंगे? पेरिस्पर्म। तो न्यूसेलस का जो रिमेन है जो कि सीड के अंदर में मिल जाता है, परसिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। जो न्यूसेलस है ये पेरिस्पर्म की फॉर्म में भी मिलता है। पेरिस्पर्म आपके साइड में लिखा हुआ है रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस का मतलब क्या है? रेमनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स। देखो पेरिस्पर्म के बारे में आपके साइड में क्या लिखा हुआ है कि पेरिस्पर्म एक तरह से क्या होता है? रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। रेमनेंट्स का मतलब क्या होता है? रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। कि भाई कुछ सीड के अंदर क्या होता है, जो न्यूसेलस है वो मतलब सीड के अंदर भी मिल रहा है। तो न्यूसेलस का अगर कुछ भी पार्ट सीड के अंदर भी मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? पेरिस्पर्म बोल देंगे। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, या इसी को बोल देते हैं क्या? इट इज रेजिडुअल persistent, residual persistent न्यूसेलस, रेजिडुअल persistent न्यूसेलस। ये भी टर्म आपके साइड में यूज करेगा, रेजिडुअल persistent न्यूसेलस। मतलब रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, है ना, किसी चीज के रिमेन्स जो बचते हैं क्या बोलते हैं उसको हम? रेजिडुअल, बचा हुआ। persistent मतलब ये persist कर रहा है। ये परसिस्ट करे मतलब ये एक तरह से डिजनरेट नहीं हुआ या ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ। जो चीज़ परसिस्ट करे उसको हम बोल देंगे क्या? परसिस्टेंट। तो एक तरह से बचा हुआ जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है उसी के लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? पेरिस्पर्म। आपको मेनली इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखने होते हैं।
पहली बात तो याद रखनी होती है कि भाई पेरिस्पर्म होता है क्या है। पेरिस्पर्म कुछ नहीं है, पेरिस्पर्म एक तरह से क्या है, बचा हुआ जो न्यूसेलस है। ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस था, जनरली तो जब ओव्यूल से सीड बनता है तो सीड के अंदर आपको न्यूसेलस नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूसेलस के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जो सीड है उसके अंदर भी आपको न्यूसेलस के कुछ रिमेन्स मिल जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि जो न्यूसेलस था वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाया, तो वो सीड के अंदर भी मिलेगा। तो इस तरह का जो न्यूसेलस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। 3 एग्जाम्पल इसके आपको याद रखने हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि जो न्यूसेलस है, मतलब पर्सिस्टेंट जो न्यूसेलस है या जो पेरिस्पर्म है, पेरिस्पर्म आपको किसके अंदर मिलता है, किसके सीड के अंदर मिलता है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर, ठीक ना। ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये तो क्या हमारा न्यूसेलस के बारे में। अब ये जो न्यूसेलस है उसके बाहर क्या मिलती है, कवरिंग मिलती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, इंटेग्यूमेंट। जनरली यहाँ पे मिलते हैं 2 इंटेग्यूमेंट। जो अंदर वाला इंटेग्यूमेंट है, देखिए ये तो अंदर वाली कवरिंग है, ये इसको तो हम क्या बोल देंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो है ये अंदर वाली कवरिंग है, इसको तो क्या बोल देंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। एंड जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम क्या बोल देंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर वाली कवरिंग को क्या बोल दिया, इनर इंटेग्यूमेंट, एंड जो बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या बोल दिया, आउटर इंटेग्यूमेंट। जो इंटेग्यूमेंट होते हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक तरह से क्या करते हैं, जो ओव्यूल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। देखिए कुछ जगह पे क्या होता है, जो इंटेग्यूमेंट है ये होते हैं एब्सेंट, आपको इंटेग्यूमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट है। तो इस तरह का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये एक तरह का पोर होता है। तो माइक्रोपाइल वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, ये एक तरह का क्या है, पोर है। देखो ये जो पोर है ज़्यादातर केस में क्या होगा, जब पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब जो माइक्रोपाइल है वहीं से एंटर करती है। मैक्सिमम केस में जो माइक्रोपाइल वाला एरिया है वहीं से क्या होगा, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। भाई पोलन ट्यूब के पास में क्या होते हैं, मेल गैमेट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में, कि पोलन ट्यूब के पास में क्या होते हैं, मेल गैमेट। एंड ये जो एम्ब्रियो सेक है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे अलग डायग्राम में। जो एम्ब्रियो सेक है इसके पास में होता है क्या, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है किसकी मदद से, पोलन ट्यूब की मदद से। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, वो एंट्री मैक्सिमम केस में कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल से। मतलब वो वाला रीजन जहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ से जो पोलन ट्यूब है, यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। एम्ब्रियो सेक के पास में क्या है, फीमेल गैमेट है। तो फिर अंदर आने के बाद में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या माइक्रोपाइल के बारे में, माइक्रोपाइल क्या एक तरह का पोर होता है। अच्छा जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है ये, इसको हम बोल देते हैं चैलेजा। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजा। इट इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चैलेजा इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। इसके अलावा ये जो हम इसका स्टॉक देख रहे हैं, ये जो स्टॉक होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ओव्यूल का जो स्टॉक है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। अब इसके बाद में देखो ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जिस रीजन पे अटैच होता है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन,
ये जो फ्यूनिकल है, जो स्टॉक है, ये ओव्यूल की बॉडी से जिस रीजन पे अटैच होता है इसको हम बोलते हैं क्या? हाइलम। हाइलम फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी पे जिस रीजन से अटैच होता है ना, वो जो एक तरह से जंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। आपके एंसर के अंदर लिखा हुआ है हाइलम इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। जो हाइलम है वो क्या होता है? हाइलम इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। फ्यूनिकल एंड जो ओव्यूल है उनके बीच का जो जंक्शन है, मतलब एक तरह से जो फ्यूनिकल को ओव्यूल से अटैच करने का जो काम है, जो जंक्शन है, वो जंक्शन क्या होता है? हाइलम होता है। जो स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। अच्छा, नीचे क्या होगा? यहाँ पे प्लेसेंटा होगा ना, नीचे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें मेजर इसका पार्ट हो गया किसका? ओव्यूल का। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ओव्यूल जो है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। सबसे सेंटर में क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है ना। इसका जो डायग्राम है इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओव्यूल का जो मेजर पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है एक्चुअल में, जो मेन पार्ट होता है ओव्यूल का, वो होता है क्या? न्यूसेलस। आप बोल सकते हो जिसका मेजर पोर्शन है इट इज न्यूसेलस। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। इसके अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, ठीक है ना, रिजर्व फूड। अब जो न्यूसेलस है भाई, जनरली तो क्या होता है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस किसके अंदर मिलेगा आपको? ओव्यूल के अंदर। सीड के अंदर जनरली जो न्यूसेलस है ये नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केस में, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, कैस्टर, इनके केस में क्या होता है, जो न्यूसेलस है ये आपको सीड में भी मिलता है। मतलब जो न्यूसेलस का कुछ जो पार्ट है, कुछ जो इसके रेमनेंट्स है, जो रिमेन्स है, वो कहाँ मिल जाते हैं? सीड के अंदर। मतलब जो न्यूसेलस है ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाया तो ये बच गया, तो सीड के अंदर भी मिलेगा। तो जो बचा हुआ न्यूसेलस है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पेरिस्पर्म बोल देते हैं। इसके अलावा जो न्यूसेलस है इसके बाहर मिलती हैं दो कवरिंग, जिनको हम बोलते हैं क्या? इंटेग्यूमेंट। अंदर वाली कवरिंग इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाली कवरिंग आउटर इंटेग्यूमेंट। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उसको क्या बोल दिया हमने? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या? एक तरह का पोर है। ये पोर होता है, यहीं से तो पोलन ट्यूब क्या करती है? एंटर करती है। इसके अलावा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो रीजन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेलेजा। चेलेजा इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इसके अलावा ओव्यूल का जो स्टॉक होता है एक तरह से, इस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। एंड ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पे अटैच होता है, वो जो जंक्शन है उसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइलम। तो हाइलम इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है। तो ये हो गया इसमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब ये जो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। जो एम्ब्रियोसेक है इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गैमेटोफाइट। जो एम्ब्रियोसेक है यही क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेते हैं हम ये है एम्ब्रियोसेक। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे होती है एक लार्ज सेल। जो लार्ज सेल है इसको तो हम बोल देते हैं क्या? एग। ये तो है एग सेल। एग और फीमेल गैमेट, एग या फीमेल गैमेट। ये जो एग है या जो फीमेल गैमेट है, जो मतलब लार्ज सेल है, इसके साइड में, इसके साइड में मिलते हैं आपको दो कंपैरेटिवली स्मॉलर सेल्स। ये जो स्मॉलर सेल्स है इनको हम बोलते हैं क्या? सिनर्जिड्स। तो इसके साइड में मिलती हैं आपको दो सिनर्जिड, एक तो इधर एंड एक इधर। ये दोनों क्या हैं? सिनर्जिड्स। तो ये एंड ये दो क्या हो गई? ये सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स।
एक तो क्या है, एग है, एंड दो क्या है, सिनर्जिड्स है। देखिए एग प्लस 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड, इनको मिला के हम क्या बोल देते हैं, एग एपेटस, एग एपेटस। इसके अलावा सेंटर में मिलते हैं दो न्यूक्लियस, इनको हम बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में मिलते हैं क्या, दो न्यूक्लियस, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये जो अपोजिट एंड है, यहाँ पे मिलते हैं आपको तीन सेल्स, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, या इनको बोल सकते हैं एंटीपोडल्स। तो ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स और एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स, या क्या बोल सकते हैं इनको, एंटीपोडल्स। देखो यहाँ पे ये तो क्या है, बीच में ये एग है जो बड़ी वाली सेल है, इसके साइड में तो छोटी सेल है, वो क्या है, सिनर्जिड। 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड क्या बनाते हैं, ये एग एपेटस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग एपेटस कंसिस्ट ऑफ, अब अलग टाइप के इसमें ऑप्शन होते हैं, 1 एग 2 सिनर्जिड, 1 एग, या 1 एग प्लस 2 एंटीपोडल, 1 एग 1 पोलर न्यूक्लिया, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो एग एपेटस है उसके अंदर क्या मिलता है, 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स। इसके अलावा यहाँ पे बीच में क्या मिलते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, एंड ऊपर क्या मिलती हैं, एंटीपोडल सेल्स, यानी को क्या बोल देते हैं हम, एंटीपोडल। जो एंटीपोडल सेल्स कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, इसमें आप काउंट करेंगे, जो सेल है, सेल होती है यहाँ पे कितनी, 7 सेल जो है वो कितनी है, 7 है। ऊपर 3 सेल है, 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे 3 सेल हैं, एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक सेल है भाई, ये एक सेल है जिसके अंदर ये बाकी की सेल प्रेजेंट है। ये यहाँ पे मेन सेल प्रेजेंट होती है। एक तरह से आप देखोगे ये जो है, ये क्या है, ये भी तो एक सेल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। टोटल यहाँ पे सेल जो है वो कितनी है, 7 है, सेंट्रल सेल एक तरह से ये, ठीक है ना। ये जो सेल है क्या, सेंट्रल सेल। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो है बहुत बड़ा कोई क्लासरूम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है, उसमें क्या किया हमने, जो बहुत बड़ा क्लासरूम है उसके इस एक एंड पे क्या किया हमने, 3 छोटे क्लासरूम बना दिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्लासरूम है, उसमें क्या किया, इतना बड़ा था वो कि इस एंड पे 3 क्या बना दिए, छोटे क्लासरूम। एंड तो दूसरा एंड था, वहाँ भी क्या किया, 3 बना दिए उसमें छोटे क्लासरूम। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल यहाँ पे क्लासरूम कितने हुए, तो ये हो गए क्या, 7। भाई 3 तो आपने यहाँ बनाए छोटे क्लासरूम, 3 जो है वो क्या है, अपोजिट एंड पे है। एंड ये पूरा भी तो क्लासरूम है जिसके अंदर ये बाकी इधर 3 और इधर 3 प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 7 क्लासरूम। इसी तरह से ये क्या होती है, एक बड़ी सेल होती है, ये काफ़ी बड़ी सेल है। इस बड़ी सेल के मतलब जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सेंट्रल सेल, इसके इस एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है, एंड इस एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है। तो 3 और 3 6 तो ये हो गए, एंड ये भी क्या है, एक सेल है जिसके अंदर ये बाकी की सेल प्रेजेंट है। तो सेल कितने हो गए यहाँ पे, 7 सेल। अब बात करें न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस कितने हैं, 3 तो यहाँ पर है, 2 ये है, कितने हो गए, 5, और 3 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 8। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसेक होता है, एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गेमेटोफाइट है या जो एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर सेल कितनी होती है, 7 होती है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मेनली जो ऑप्शन है, ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप इसमें दिए जाते हैं, मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एक ऑप्शन होगा, उसमें 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट एक ऑप्शन होगा, उसमें 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट एक ऑप्शन होगा, उसमें 8 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो आपको याद रखना है
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियोसेक है, 7 तो क्या है यहाँ पे सेल है एंड 8 क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें इस तरह से ही पूछा गया एक बार, तो जैसे मान लीजिए कि एम्ब्रियोसेक के अंदर न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है ये किस तरह से होता है। एंड देखिए जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, एंड आपको ऑप्शन दिया है कि मतलब मान लीजिए आपके इस तरह से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट आपसे पूछा है एंड आपको इस तरह से दिए हुए ऑप्शन, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑप्शन है, 3 ऑप्शन लिए हैं एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है, तो उसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये जाएगा थर्ड वाला 3 + 2 + 3। आप किसी भी एंड से शुरुआत करें, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, ऊपर 3 न्यूक्लियस, 3 + 2 + 3। इवन आप अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी क्या है 3 + 2 + 3। तो ये न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है 3 + 2 + 3। तो ये याद रखें जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है, जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है ये किस मैनर में होता है, 3 + 2 + 3। इस तरह से आप किसी भी एंड से स्टार्ट करेंगे 3 + 2 + 3, या यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे 3 + 2 + 3। ये क्या न्यूक्लियस का अरेंजमेंट। टोटल न्यूक्लियस कितने हैं यहाँ पे 8 हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड 7 क्या होती है यहाँ पे सेल होती है। तो जो नंबर है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो इसमें ये जो सिनर्जिड हमने बनाए हैं सिनर्जिड्स, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की फिंगर लेग थिकनिंग जो है आपको देखने को मिलती है। ये रहे सिनर्जिड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस मिलती हैं। ये इनको हम बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपेटस। ये जो हमने बनाए हैं ये है या फिर ये है, इनको हम क्या बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेटस। फिलीफॉर्म एपेटस। फिलीफॉर्म एपेटस जो सिनर्जिड होते हैं इनमें यहाँ पे बेस पे, ठीक है ना, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ पे क्या मिलती हैं आपको जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन से मिलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपेटस होती है, फिलीफॉर्म जो एपेटस है यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपेटस में ये एक तरह से केमिकल को सिक्रेट करती हैं। जो केमिकल है उनका क्या होता है यहाँ पे सिक्रेशन होता है। एंड वो जो केमिकल है वो केमिकल क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री को गाइड करते हैं। भाई पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ मूव करना है, तो होता है क्या है यहाँ पे एक तरह से जो ये सिनर्जिड होते हैं यहाँ पे मिलते हैं क्या फिलीफॉर्म एपेटस। जो फिलीफॉर्म एपेटस से ये केमिकल को सिक्रेट करते हैं एंड वो जो केमिकल है उसकी तरफ पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है। फिलीफॉर्म एपेटस ये सिक्रेट करते हैं किसको, केमिकल को। दे सिक्रेट केमिकल्स, सिक्रेट केमिकल्स। एंड ये जो केमिकल होते हैं, ये जो केमिकल है एक तरह से इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दे सिक्रेट केमिकल्स। एंड ये जो केमिकल है दे अट्रैक्ट एंड गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। जो फिलीफॉर्म एपेटस है देख सिक्रेट केमिकल, ये क्या करते हैं केमिकल को सिक्रेट करते हैं। और वो जो केमिकल है उसी की तरफ क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है उसका मूवमेंट होता है। देखो पोलन ट्यूब जब हम आगे डिस्कस करेंगे, पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियोसेक में एंटर करती है तो दो में से कोई जो एक सिनर्जिड है वहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो एक तरह से जो पोलन ट्यूब है ये रास्ता दिखाती है किसको, पोलन जो जो फिलीफॉर्म एपेटस है
ये एक तरह से केमिकल को सिगरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है उसको क्या करते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपको यहाँ से एंटर करना है। तो यहाँ से केमिकल निकल रहा है, केमिकल की तरफ पोलन ट्यूब का एंट्री होगी, पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे ग्रो करेगी। इस तरह का जो मूवमेंट इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। पोलन ट्यूब का मूवमेंट कैसा होता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट ना, केमिकल की तरफ इसका मूवमेंट होता है। तो ये हो गया इसमें फिलीफोम एपेटस के बारे में, दिस सिक्रेट केमिकल विच अट्रैक्ट एंड गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनाजिड। पोलन ट्यूब को ये रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपको इस तरह से जो सिनाजिड है वहां से एंटर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया किसके बारे में, कार्पल के बारे में, कार्पेला पिस्टल के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई जो कार्पेला पिस्टल का ना जो नंबर है, नंबर वेरी करता है, स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। उसके बाद में जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।